नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी के मुख्य पात्र ध्रुव स्वामिनी के चरित्र चित्रण के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटक लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और ध्रुव स्वामिनी भी ऐसा ही एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में सम्राट समुद्रगुप्त के पश्चात के काल को दिखाया गया है। क्योंकि हम जब ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी नाटक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमको थोड़ा जान लेना चाहिए। गुप्त वंश की बागडोर सम्राट चंद्रगुप्त के बाद एक निर्बल और कायर शासक रामगुप्त के हाथों में आ गई थी और उससे क्या हुआ, गुप्त वंश का पतन की तरफ वो अग्रसर हो रहा था। जो समुद्रगुप्त था वो अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो बड़ा पुत्र रामगुप्त है वो एक विलासी प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन वो अपने अमात्य शिखर स्वामी के सहयोग से एक षड्यंत्र के द्वारा अपने जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे रामगुप्त, उन्होंने राजसत्ता हथिया ली थी। और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटकों की भांति ध्रुव स्वामिनी भी एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक नाट्य कृति है। तो आज हम इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी का क्या चरित्र है और क्या क्या उसकी और खूबियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण। सबसे पहले तो यह है कि यह नाटक की नायिका है। ध्रुव स्वामिनी प्रस्तुत नाटक की नायिका है और इसमें जो संपूर्ण कथा जो है वो ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह सम्राट चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है, यानी जिसकी शादी अभी होने वाली है। आप मंगेतर कह सकते हैं इसको। चंद्रगुप्त भी उससे प्रेम करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन जब चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त उस पर मुग्ध हो जाता है और उससे जबरन शादी कर लेता है। शकराज जो एक विरोधी शासक है वह भी ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है, उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और एक संधि प्रस्ताव रामगुप्त के पास भेजता है। और वो कहता कि अगर रामगुप्त अपने राज्य और राज्यवासियों की रक्षा करना चाहता है तो ध्रुव स्वामिनी को उसको सौंप दे। चंद्रगुप्त अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर बड़े भाई के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है और बल्कि वो शकराज का वध भी करता है और रामगुप्त के चंगुल से भी मुक्त करवाता है। किसको? ध्रुव स्वामिनी को। पर नाटक के नायक चंद्रगुप्त को उसकी वीरता, पराक्रम, शौर्य, कर्तव्य की याद दिलाती है। वह सच्ची प्रेमिका होने के साथ साथ सदियों से नारी के प्रति हो रहे जो अत्याचार हैं उनका विरोध भी इस नाटक के माध्यम से करती है। इस प्रकार वह नारी स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को लेकर एक सशक्त आवाज अपनी जाहिर करती है। आगे बढ़ते हैं। वो ध्रुव स्वामिनी अद्वितीय सुंदरी है, अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति है। उसकी सुंदरता के कारण ही चंद्रगुप्त उसे अपना दिल दे बैठता है। बाद में जो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त उसके रूप सौंदर्य के कारण ही उसे अपनी बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लेता है। जो एक विरोधी एक शासक होता है शकराज, वह भी ध्रुव स्वामिनी की सुंदरता पर मुग्ध होता है और रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है कि अगर ध्रुव स्वामिनी उसको भेंट में दे दी जाए तो वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देगा। और यह अद्वितीय सुंदरी ही इतने पुरुषों के हृदय को, धड़कनों को विचलित कर सकती है। यानी इसमें तीन पुरुष पात्र हैं, शकराज, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, और तीनों ही ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य पर मोहित है। तो आप कह सकते हैं कि अद्वितीय सुंदरी है ये ध्रुव स्वामिनी। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत अबला नारी, यानी सुंदरता तो है लेकिन उसके अंदर परंपरागत जो अबला नारी के गुण भी हैं। जैसा कि नाटक के आरंभ में ही ध्रुव स्वामिनी एक परंपरागत अबला नारी प्रतीत होती है। चंद्रगुप्त से प्रेम करने के बावजूद उसकी शादी जबरन किससे करा दी जाती है? रामगुप्त से करा दी जाती है। लेकिन जब बिना कोई विरोध किए
वो अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करने लगती है। यानी प्रेम चंद्रगुप्त से करती है, लेकिन शादी किससे करनी पड़ती है? रामगुप्त से। और वो नई परिस्थितियों से समझौता करने शुरू कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ वो कभी भी रामगुप्त को दिल से अपना पति स्वीकार नहीं करती। और जब दुश्मन शासक शकराज संधि प्रस्ताव भेजता है और ध्रुवस्वामिनी को अपने को सौंपने की बात करता है, तो कायर रामगुप्त उसके संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और भेंट स्वरूप ध्रुवस्वामिनी को उसके पास भेजने को तैयार हो जाता है। वह टूट जाती है और रामगुप्त के सामने अनुनय विनय करने लगती है कि मुझे बचा लीजिए। लेकिन जब रामगुप्त उसकी इस प्रार्थना को ठुकरा देता है तो विरोध भी करती है वो, और यहां उसकी कमजोरी ही प्रकट होती है, क्योंकि जब उसकी बात रामगुप्त नहीं मानता तो वो क्या करती है? आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्रुवस्वामिनी के चरित्र में परंपरागत अबला नारी के गुण भी हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक और बुद्धिमान। आप कह सकते हैं कि ध्रुवस्वामिनी जो व्यवहारिक भी थी और बुद्धिमान भी थी, क्योंकि समय समय पर उसको ऐसे निर्णय लेने पड़े जिससे साबित होता है रामगुप्त को जो वो पति रूप में स्वीकार करना भी उसकी व्यवहारिकता का ही एक परिचय था। नाटक के आरंभ में वो खड़ग धारणी स्त्री जो उसकी एक किस्म से गार्ड थी, उसके समक्ष अपने हृदय की सभी बातों को वो नहीं बताती, क्योंकि उसको ऐसा लगता कि ये रामगुप्त की जासूस हो सकती है। और जब वो शकराज के शिविर में जाती है तो वो भी बुद्धिमत्ता से काम लेती है और शकराज का वध करने में चंद्रगुप्त का साथ देती है। आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त भी ध्रुवस्वामिनी के वेश में होता है और वो दोनों मिलकर चंद्रगुप्त का वध कर देते हैं। और जब सामंत कुमार है और जो प्रजा है उसको अपने पक्ष में करना भी बुद्धिमत्ता के परिचायक है। और जो धर्मगुरु है गुप्त वंश का, उसके तर्कों को सुनकर उसे रामगुप्त से संबंध विच्छेद करने और चंद्रगुप्त से पुनर्विवाह करने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं। उसकी इसी प्रकार से जो व्यवहारिक और बुद्धिमत्ता थी, उसी कारण ये सारा संभव हो पाता है। इसके साथ साथ ध्रुवस्वामिनी द्विधाग्रस्त नारी भी लगती है कहीं कहीं। उसका जो ध्रुवस्वामिनी का चरित्र है द्विधाग्रस्त नजर आता है। क्यों आता है? प्रेम चंद्रगुप्त से करती है, शादी रामगुप्त से करती है। मन विरोध करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। रामगुप्त की कायरता, निर्बलता, उसकी दूषित मानसिकता का विरोध करना चाहती है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाती है। वह चीख चीख कर चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम का उजागर करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती है। लेकिन नाटक का जैसे अंत आता है तो वह दुविधा दूर हो जाती है। वह खुलकर रामगुप्त का विरोध भी करती है और चंद्रगुप्त से अपने प्रेम की स्वीकृति भी करती है, स्वीकार भी कर लेती है। नारी सुलभ गुणों से युक्त है वो। ध्रुवस्वामिनी में जो एक नारी में गुण होने चाहिए, प्रेम, दया, क्षमा, ये साक्षात उन गुणों की मूर्ति है। चंद्रगुप्त से प्रेम करना, चाहकर भी उसे भुला न पाना उसके प्रेम का परिचायक है। यानी शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी वो उसको अपने मन में उसके प्रति प्रेम को छुपा कर रखती है। जबकि रामगुप्त के साथ जबरन बंधी रहना भी वह नारी सुलभ मजबूरी को ही प्रकट करता है। नाटक में कई ऐसे स्थान आए जहां प्रेम जाने अनजाने छलक भी उठता है। चंद्रगुप्त के प्रति जो उसका प्रेम था वो छलक आ जाता है। चंद्रगुप्त उसे बचाने के लिए जब शक शिविर में जाने की बात करता है तो वह अपने आप को नहीं रोक पाती और सबके सामने उसका आलिंगन कर लेती है और कहती है, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वहां पर जान का खतरा था। एक नारी होने के नाते ध्रुवस्वामिनी क्षमा, दया की भी मूर्ति है। और जब शकराज की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो प्रेमिका है कोमा और उसके धर्माचार्य है मिहिरदेव, वो शकराज के शव को ले जाने की आज्ञा लेने आते हैं, लेकिन वो आज्ञा उसकी प्रदान कर देती है। यह अपने दुश्मन के ऊपर भी दया करती है। इसके अलावा आत्मगौरव की भावना से भी ध्रुवस्वामिनी ओतप्रोत है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जबरन रामगुप्त के विवाह करने के कारण वह पति के रूप में उसे कभी भी स्वीकार नहीं करती और उसकी आत्मा कभी भी उसको पति के रूप में स्वीकार
संतुष्टि नहीं देती, वह आत्म गौरव की रक्षा के लिए रामगुप्त के आगे अनुनय विनय करती है, क्योंकि उसको पता है सकराज के पास जाने के बाद उसका शील हरण हो सकता है। जब रामगुप्त उसे सकराज के पास भेजने की बात को स्वीकार कर लेता है तो वह निराशा हाथ लगने पर, वह आत्महत्या करने पर उद्युक्त हो जाती है। उसके लिए जो आत्म गौरव है वो बहुत बड़ी बात है। आत्म गौरव, इसके अलावा अन्याय और अत्याचार का सामना करने वाली है। आप नाटक में देखेंगे कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे ध्रुवस्वामिनी जो है एक अबला नारी है और उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको सहन करने के लिए विवश है। लेकिन कई ऐसे नाटक भी आते हैं, कई नाटक में ऐसे दृश्य आते हैं जहां वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी होकर अपनी आवाज को बुलंद करती है। सकराज का जब संधि प्रस्ताव मिलता है रामगुप्त को, तो रामगुप्त जैसा निर्बल कायर कहकर उसकी भर्त्सना करती है। जब उसको स्वीकार कर लेता है उस संधि प्रस्ताव को और ध्रुवस्वामिनी को उसके सकराज के पास भेजना वो मंजूर कर लेता है, तो इसी रामगुप्त को वो क्या कहती है कि आप निर्बल हो और कायर हो। और जब चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है सकराज के पास, सकराज की हत्या करने के बाद रामगुप्त के द्वारा, तो वह खुद चंद्रगुप्त से लौ श्रृंखलाओं को तोड़ने का आग्रह करती है, यानी उसको जो बेड़ियां पहना दी गई थी उनको तोड़ने का आग्रह करती है। इसी प्रकार से जो नारी की दुर्दशा के लिए भारतीय धर्मशास्त्रों को भी दोषी मानते हुए उन्हें नारी की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी मानती है, और धर्माचार्य के साथ जो उसका वाद विवाद होता है वो इसी चीज का परिचायक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र कौन सा है इसमें, वो ध्रुवस्वामिनी का चरित्र चित्रण है। इसमें ध्रुवस्वामिनी के चरित्र पर प्रकाश डालता है, लेकिन इसके साथ साथ ध्रुवस्वामिनी के साथ साथ चंद्रगुप्त, रामगुप्त आदि अन्य पात्रों के चरित्र और नाटक के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालता है। यानी जब हम ध्रुवस्वामिनी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें चंद्रगुप्त और रामगुप्त के बारे में भी पता चलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।